आज मैं उसी वन साइडेड डिजीज को लेकर एक केस आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि कैसे इसको ट्रीट करना है। ये एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आप इसको कह सकते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि कैसे ऑर्गेनॉन आपको हर एक पल आपको हेल्प करता है। ये भी आपको इस केस से समझ में आएगा। और कैसे आपको पता चलेगा कि जब ऑर्गेनॉन में लिखा है कि सर्जिकल प्रोसीजर्स कहाँ करने हैं कहाँ नहीं करने हैं, ऑर्गेनॉन में जब लिखा है कि कहाँ पर एक्सटर्नल एप्लीकेशन देना है, इनफैक्ट एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए तो हर जगह उन्होंने मना ही किया है, तो क्या एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बिना भी कोई क्योर हो सकता है, वो हम लोग आज इस केस के माध्यम से देखेंगे। तो ये केस है वन साइडेड डिजीज का, या आप यूं कह सकते हैं द केस ऑफ लोकल डिजीज। ये लगभग एक 40 साल की महिला थी जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। इनको एक ट्यूमर जैसा एक छोटा सा पॉलिप था, छोटा या लार्ज कह सकते हैं, एक बड़े साइज का पॉलिप था जो उनके शोल्डर्स के पीछे एक छोटे से टिश्यू से लटका हुआ था। ये एक पेनलेस मास था जिसमें कोई दर्द नहीं, जिसमें कोई रेडनेस नहीं, जिसमें कहीं कोई डिस्चार्ज नहीं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं था। बस एक गांठ जैसा था जो कि लटका हुआ है। और ये जो गांठ जैसा जो ये छोटा सा पेनलेस मास था, ये एक छोटे से टिश्यू के दम पर वो अटका हुआ है, लटका हुआ, जैसे आम लटकता है अपने पेड़ से, एक छोटी सी डंठल के सहारे वो लटका हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके का ये छोटा सा मास भी था। ये फर्म था, राउंड था, बॉल जैसा दिखाई अपीयर कर रहा था वो। और अब ये पेशेंट तो खैर हमसे बहुत दूर था, इस पेशेंट ने हमको झारखंड से कांटेक्ट किया था, लेकिन इसके जो हस्बैंड थे वो भी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर थे। तो उन्होंने उसको एग्जामिन करके ये बताया था कि ये सर छूने में बड़ा कड़क जैसा है, ऐसा जान पड़ता है जैसे कि ये पत्थर का बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये केस था। और ये जो गांठ थी ये लगभग इनको 2 साल से ये गांठ थी जो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब हमने बहुत सारे उनसे क्वेश्चंस पूछने की कोशिश की, अलग अलग तरीके से हमने उनसे जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश की। हमने उनके माइंड को एक्सप्लोर करने की कोशिश की, उनके फिजिकल जर्नल्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। हमने हर तरह के तिकड़म लगा लिए, हमने हर तरह के टैक्टिक्स अपना लिए, हमने हर तरह की स्ट्रैटेजी अपना ली जिससे कि हम उनसे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकाल पाए। लेकिन हमारे बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद ना तो उनके फिजिकल जर्नल्स में हमको कुछ मिला, ना उनके पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में, ना उनकी फैमिली हिस्ट्री में, ना ही उनके मेंटल्स में हमको कोई चीज़ मिला, ना ही उनके लाइफ के सिचुएशन में हमको कोई ऐसी जानकारी मिल पाई जो हमको इस केस में आगे बढ़ने से मदद कर सके। हमारे पास केवल ये एक ही जानकारी थी जो सामने दिखाई दे रही थी, और वो ये था कि एक छोटी सी गांठ है जो एक पतले से टिश्यू के सहारे लटका हुआ है, और वो पीठ के पीछे है, और वो सख्त है जैसा कि उनके हस्बैंड ने हमको बताया। तो बस इतना हमको जानकारी मिली। तो अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, जहां पर हमारे पास कोई जानकारी ही नहीं है, जहां पर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। सो लेट्स टेक हेल्प फ्रॉम हनीमन। हनीमन हमारी हमेशा मदद करते हैं, आज भी वो हमारी मदद करेंगे। तो हम देखते हैं व्हाट ही हैज टू से फॉर दीज फॉर्म्स ऑफ केसेस। इस तरह के केसेस को डील करने के लिए वो हमको क्या बताते हैं जहां पर हमारे पास ऑलमोस्ट नो सिम्टम्स के बराबर ही है। तो सबसे पहले वो इस बात को उठाते हैं ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में 172 एफोरिज्म में, जहां पर वो लिखते हैं अ सिमिलर डिफिकल्टी इन द वे ऑफ क्योर, जहां पर वो लिखते हैं अ सिमिलर डिफिकल्टी इन द वे ऑफ क्योर अकर्स फ्रॉम द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज बीइंग टू फ्यू। ये कठिनाइयां आती हैं क्योर करने में जहां पर डिजीज के सिम्टम्स बहुत थोड़े से हों, और ये एक ऐसा सर्कमस्टेंस होता है जो हमारा स्पेशल अटेंशन डिजर्व करता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि अगर हम इस डिजीज को निकाल देंगे या इस सिम्टम को निकाल देंगे तो बाकी के जो उसके पीछे जो सिम्टम्स मौजूद हैं, हो सकता है वो सारे के सारे ही निकल जाएं। A circumstance that deserves our careful attention, for by its removal almost all the difficulties that can lie in the way of this most perfect of all possible modes of treatment
आर रिमूव्ड। तो जितनी भी कठिनाइयां हैं वो निकल जाएंगी अगर ये जो फ्यू सिम्टम्स हैं अगर हम इनको निकाल देते हैं। फिर 173 में इसी चीज को बताते हैं कि इस कंडीशन को कहा क्या जाता है, द ओनली डिजीजेस that seem to have but few symptoms and on that account to be less amenable to cure are those which may be termed one-sided because they display only one or two principal symptoms which obscure almost all the others। तो इनको ऐसे डिजीजेस जहां पर हमको सिर्फ थोड़े सिम्टम्स मिलते हैं इनको हम वन साइडेड डिजीज कहते हैं, जहां पर एक या दो सिम्टम होते हैं और बाकी के सारे सिम्टम्स उसके पीछे छुप जाते हैं। दे बिलोंग चीफली टू द क्लास ऑफ क्रॉनिक डिजीज। तो ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ये क्रॉनिक डिजीज की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ये एक्यूट डिजीज नहीं है ये। नेक्स्ट देखते हैं इसको, इस एफोरिज्म्स को समराइज किया जाए तो वन साइडेड डिजीज मतलब जो क्रॉनिक कैरेक्टर के हों और जिसमें बहुत कम सिम्टम्स हों, इन्हीं एक दो सिम्टम्स के पीछे बाकी के सारे जो सिम्टम्स होंगे वो छुपे हुए रह जाएंगे। सो टू कंक्लूड, इन एफोरिज्म्स को पढ़कर और अपने केस को दोनों को जोड़कर देखने से ये समझ में आता है वी आर डीलिंग विथ वन साइडेड डिजीज। हम लोग जिस केस को डील कर रहे हैं वो एक वन साइडेड डिजीज है। बट विच टाइप ऑफ वन साइडेड डिजीज, क्योंकि वन साइडेड डिजीज भी दो किस्म के होते हैं। कौन से वो दो किस्म है हम आगे देखते हैं। तो 174 में वो हमको बताते हैं देयर प्रिंसिपल सिम्टम में बी आइदर एन इंटरनल कंप्लेंट और इट मे बी एन अफेक्शन मोर ऑफ एन एक्सटर्नल काइंड। डिजीजेस ऑफ द लेटर कैरेक्टर आर जनरली डिस्टिंग्विश्ड बाय द नेम लोकल मेलोडीज। तो दो किस्म के वन साइडेड डिजीज हो सकते हैं, या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल। ऐसे सिम्टम्स जो केवल इंटरनली आ रहे हैं यानी शरीर के अंदर पनप रहे हैं, या ऐसे सिम्टम्स जो केवल शरीर के बाहर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो एक्सटर्नल काइंड है इनको लोकल मेलोडीज कहा जाता है। तो समराइज किया जाए तो वन साइडेड डिजीज दो किस्म के, इंटरनल कंप्लेंट्स ओनली और एक्सटर्नल कंप्लेंट्स ओनली। अब अगर इसको और ज्यादा प्रिसाइजली कंक्लूड किया जाए तो वी आर डीलिंग विथ वन साइडेड डिजीज विद एक्सटर्नल सिम्टम्स ओनली। हमारा डायग्नोसिस क्या है, वन साइडेड डिजीज विद एक्सटर्नल सिम्टम्स ओनली। अब ये देखते हैं कि ये वन साइडेड डिजीजेस क्या होते हैं और इनमें क्या करना चाहिए। Among the one-sided disease, an important place is occupied by the so-called local maladies। ये जो local maladies यानी जो external symptoms only, ये एक major portion occupy करते हैं, by which term is signified those changes and ailments that appear on the external parts of the body। Local maladies से ये समझ में आता है कि ये वो changes हैं जो केवल बाहरी शरीर पर दिखाई देते हैं। और अब तक till now the idea prevalent in the schools was that these parts were alone morbidly affected। अब तक ये माना जाता रहा है कि अगर कोई लोकल डिजीज है तो केवल वो लोकली वहां पर अफेक्शन है, केवल उसी पार्ट पर उसका डिजीज है, और जैसे कि बाकी के पूरे शरीर ने कोई किसी तरीके का सहयोग नहीं किया है उसको बनने में, जैसे कि बाकी की किसी बॉडी पार्ट का कोई रोल ही नहीं है वहां पर। और ये बहुत ही एब्सर्ड आइडिया है। सो लोकल डिजीज मतलब वो चेंजेस जो केवल एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी पर दिखाई देते हैं। सो हमारा जो होम्योपैथिक डायग्नोसिस है वो क्या होगा, हमारा अगर मेजर डायग्नोसिस किया जाए तो इट इज अ लोकल डिजीज विद वन साइडेड डिजीज विद एक्सटर्नल सिम्टम्स ओनली। लोकल डिजीज विद एक्सटर्नल सिम्टम्स ओनली, ये हमारा डायग्नोसिस है। अब इस डायग्नोसिस पर हम हमारा ट्रीटमेंट कैसे बेस करेंगे। Those so-called local maladies which have been produced a short time previously solely by an external lesion। तो एक वन लोकल डिजीज वो होते हैं जो शॉर्ट टाइम से आए हैं, यानी कम समय से ही हमारे पास मौजूद हैं। कम समय से हैं, अब क्योंकि कम समय से हैं और किसी एक्सटर्नल लीजन की वजह से यानी किसी चोट लगने की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से आए हैं, still appear at first sight to deserve the name of local disease, but then the lesion must be very trivial and in that case it would be of no great moment। तो ये जो लोकल डिजीज है जो चोट लगने की वजह से आए, इनको भी आप ऊपर से आप उनको लोकल डिजीज कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत मामूली होंगे और इसमें कोई होम्योपैथिक मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है यहाँ पर सर्जरी की जरूरत पड़े, जैसे कि ड्रेसिंग की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि सूचरिंग की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन हम जब ये पढ़ते हैं, ये केस जब हम समझते हैं तो हमको क्या पता लगता है कि हमारा जो पेशेंट है उसको ये कंप्लेंट सर्जरी के इंजुरी की वजह से नहीं आया,
ये जो प्रॉब्लम है ये किसी चोट लगने की वजह से नहीं आया, और ये अभी कुछ समय पहले से नहीं आया, ये तो बहुत समय से है, करीब 2 साल हो गए, सिंस वेरी लॉन्ग, बहुत समय से वो पेशेंट उससे सफर कर रहा है। सो व्हाट शुड वी डू नाउ? अब क्या करना चाहिए हमको? बट अभी डॉक्टर हनीमन हमको बताते हैं इसका उपाय। बट दोज अफेक्शंस, alterations and ailments appearing on the external parts that do not arise from any external injury, or that have only some slight external wound for their immediate exciting cause, are produced in quite another manner. Their source lies in some internal malady. अब वो वाली लोकल डिजीज जहां पर कोई ट्रॉमा का निशान ना हो, जहां पर कुछ समय पहले से ही नहीं लेकिन वो लंबे समय से वहां मौजूद हो, उसका सोर्स कहीं और है, यानी कि उसका सोर्स जो है वो किसी न किसी माइजम में मौजूद है। टू कंसिडर देम एज मियर लोकल अफेक्शन, एट द सेम टाइम टू ट्रीट देम ओनली or almost only as it were surgically with topical applications, as the old school have done from the remotest age, is as absurd as it is pernicious in its results. तो ऐसे डिजीजेस को जो कि बहुत समय से हैं, जो कि किसी माइजमेटिक बैकग्राउंड की वजह से आए हैं, इनको केवल लोकल डिजीज या लोकल अफेक्शन कहकर उनको सर्जरी के हिसाब से या उस पर किसी तरह का एक्सटर्नल ऑइंटमेंट या एक्सटर्नल एप्लीकेशन लगाकर उसको ट्रीट करना, ये भी बिल्कुल ही एब्सर्ड और वाहियात आइडिया है। These affections were considered to be merely topical and were therefore called local disease. ऐसे जो affections हैं, क्योंकि वो ऊपरी सतह पर मौजूद हैं और ये उनको ऐसा लगता है कि बाकी का जो ऑर्गेनिज्म है उसने इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं लिया है इस डिजीज को प्रोड्यूस करने में, वो उसको लोकल डिजीज मानते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है और बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 189 का लास्ट सेंटेंस आप पढ़िए, नो इरप्शन ऑन द लिप्स, नो विटलॉ कैन अकर विदाउट प्रीवियस एंड साइमल्टेनियस इंटरनल इल हेल्थ। जब तक अंदर से सिकनेस नहीं होगा, जब तक हमारा वाइटल फोर्स डेविएट नहीं होगा, किसी भी तरह का क्रॉनिक एलिमेंट वहां मौजूद नहीं रह सकता। फर्स्ट सेंटेंस में वो क्या कहते हैं? And yet, very little reflection will suffice to convince us that no external malady can arise. कोई भी बाहरी सिम्टम ना तो वो पनप सकता है, ना वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, ना ही वो ग्रो वर्स कर सकता है, ना ही वो समय के साथ बढ़ता जा सकता है विदाउट सम इंटरनल कॉज। जब तक अंदर से डिरेंजमेंट नहीं होगा तब तक कोई भी किसी भी तरह का सिम्टम बाहर नहीं दिखाई दे सकता। विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म, पूरे शरीर के कोऑपरेशन के बिना किसी भी तरह का सिम्टम्स प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। सो लास्ट पार्ट इसका देखा जाए तो नो इरप्शन ऑन द लिप्स, नो विटलॉ कैन अकर विदाउट प्रीवियस एंड साइमल्टेनियस इंटरनल इल हेल्थ। तो अगर बाहर गांठ दिखाई दे रही है तो अंदर भी डिजीज मौजूद है। ये कोई ऐसा डिजीज नहीं है जिसको आप सर्जिकली निकाल दें और वो ठीक हो जाएगा, या आप उसके ऊपर एक्सटर्नल एप्लीकेशन लगा दें और वो ठीक हो जाएगा। All true medical treatment of a disease on the external parts of the body that has occurred from little or no injury from without must, जितने भी इस तरीके के डिजीज होंगे उनका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए? जो कि चोट के बिना आए हैं, जो कि लंबे समय से मौजूद हैं, जो कि धीरे धीरे वर्स होते जा रहे हैं, जो धीरे धीरे अपनी साइज बढ़ाते जा रहे हैं। Therefore, be directed against the whole, यानी हमारा जो ट्रीटमेंट होगा वो उस टोटलिटी ऑफ सिम्टम को डायरेक्टेड होना चाहिए, उस पेशेंट के ऊपर डायरेक्टेड होना चाहिए, ना कि उस गांठ के ऊपर या ना कि उस छोटे से पॉलिप के ऊपर। मस्ट अफेक्ट द एनिलेशन एंड क्योर ऑफ द जनरल मैलेडी बाय मींस ऑफ इंटरनल रेमेडीज। तो जो भी ट्रीटमेंट होगा इंटरनल मेडिसिन, यानी पेशेंट को खाने के लिए वो मेडिसिन दी जाएगी, शरीर के अंदर वो मेडिसिन जाएगी, तब वो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी, ना कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन से। इफ इट इज विश्ड दैट ट्रीटमेंट शुड बी जुडिशियस, श्योर, एफिकेशियस एंड रेडिकल। अगर हम ये चाहते हैं हमारा जो ट्रीटमेंट हो वो सबसे बढ़िया हो, न्यायपूर्ण तरीके से हो, बहुत ज़्यादा एफिकेशियस हो और वो जड़ से चला जाए, तो हमको इंटरनल मेडिसिन देना पड़ेगा। एक्सटर्नल एप्लीकेशन से काम नहीं होने वाला है। सो व्हाट इज द प्लान टू अडॉप्ट फॉर आवर डायग्नोसिस? हमारा जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस एक हमारा लोकल डिजीज है, ये पेशेंट लोकल डिजीज है और
वन साइडेड एक्सटर्नल सिम्टम्स वाला लोकल डिजीज। अब इसका जो हमारा जो प्लान ऑफ ट्रीटमेंट है वो क्या होगा कि हमको केवल इंटरनल रेमेडीज देनी है। सबसे पहले तो ये आइडिया हमारा होना चाहिए। दूसरा, इसका सर्जिकली रिमूवल नहीं होना चाहिए। तीसरा, इस पे कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन लगाकर हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आगे क्या करना चाहिए? दिस इज कंफर्म्ड इन द मोस्ट अनएम्बिगस मैनर बाय एक्सपीरियंस, which shows in all cases that every powerful internal medicine immediately after its ingestion causes important changes in the general health of such a patient। ये एक्सपीरियंस हमको इस बात से कन्विंस कर देता है, हम कंफर्म्ड हो जाते हैं कि जब भी हम किसी व्यक्ति को, किसी पेशेंट को इंटरनल मेडिसिन देते हैं तो जो भी चेंजेस आते हैं वो इतना स्पीडीली होते हैं, इतना जल्दी होते हैं कि वो एक्सटर्नल पार्ट्स पर मौजूद उन सभी एलिमेंट्स को भी वो नष्ट कर देता है। अंदर के डिजीज को तो नष्ट करता ही है, साथ ही साथ वो एक्सटर्नल पार्ट्स पर जो लोकल डिजीज या जो लोकल मेलेडी मौजूद होगा उसको भी वो खत्म कर देता है, उसको भी वो कंप्लीटली निकाल देता है विदाउट गोइंग फॉर सर्जरी। तो क्या लिखते हैं? दिस इज कंफर्म्ड इन द मोस्ट अनएम्बिगस मैनर बाय एक्सपीरियंस which shows in all cases that every powerful internal medicine immediately after its ingestion causes important changes in the general health of such a patient and particularly in the affected external parts। उसके जनरल हेल्थ में भी चेंजेस लेकर आता है मेडिसिन स्पीडीली, और जो एक्सटर्नल पार्ट जिसके ऊपर अफेक्शन है उसको भी वो मॉडिफाई करता है, इवन इन अ सो कॉल्ड लोकल डिजीज ऑफ द मोस्ट एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, and the change it produces is most salutary, being the restoration to the health of the entire body along with the disappearance of the external affection without the aid of any external remedy, बिना बाहर से कुछ लगाए, provided the internal remedy directed towards the whole state was suitable chosen in a homeopathic sense। इसको हमने suitably homeopathic sense में यूज किया है, तभी वो उसको क्योर कर पाएगा। हमारा जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस क्या है कि वो लोकल डिजीज है। अब इसको क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए? तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो 177 में देखो हमको बताते हैं। इन ऑर्डर टू मीट मोस्ट सक्सेसफुली सच अ केस एज दिस, इस तरह के जो वन साइडेड केसेस होंगे उसको अगर हमें डील करना है, सच अ केस विच इज ऑफ वेरी रेयर अकरेंस, वी आर इन द फर्स्ट प्लेस टू सिलेक्ट गाइडेड बाय दीज फ्यू सिम्टम्स। हमारा जो सिलेक्शन होगा वो यही जो कुछ सिम्टम, ये जो एक या दो सिम्टम हमको जो मिलेंगे, इन्हीं एक, दो या तीन सिम्टम्स को ही कंसिडर करके हमको मेडिसिन का चुनाव करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू मीट मोस्ट सक्सेसफुली, अगर हमको सक्सेसफुली इस केस को ट्रीट करना है तो हमको जो एक दो सिम्टम मौजूद हैं उन्हीं को कंसिडर करना पड़ेगा, और वो मेडिसिन हमको एडमिनिस्टर करनी पड़ेगी जो हमारे जजमेंट में हमको सबसे ज्यादा होम्योपैथिकली इंडिकेटेड लगती है, जो हमको लगता है कि ये मेडिसिन सबसे ज्यादा सूटेबल है। देयरफॉर, क्योंकि हनुमान सर ने हमको ये रास्ता बताया है ऐसे केसेस में हेल्प करने के लिए, हम क्या करेंगे? वी विल यूज सेम स्ट्रैटेजी, हम इसी स्ट्रैटेजी का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब हमको जो थोड़े सिम्टम्स हैं उन्हीं को हमको कंसिडर करना है। तो कौन से वो थोड़े सिम्टम्स हैं जिसको कि हम कंसिडर कर सकते हैं? सबसे पहला, लार्ज स्वेलिंग या पॉलिप कह लीजिए, ट्यूमर लाइक ऑन बैक, हैंगिंग फ्रॉम थिन स्ट्रिंग ऑफ टिश्यू, एक छोटे से धागे जैसे या छोटे से टिश्यू से वो लटका हुआ है। हार्ड स्वेलिंग है, उनके हस्बैंड ने एग्जामिन करके हमको बताया था कि छूने से एकदम पत्थर जैसा लग रहा है, और हार्ड स्वेलिंग में भी उन्होंने पर्टिकुलरली इस बात को मेंशन किया कि वो स्टोनी हार्डनेस है, पत्थर जैसा लग रहा है। अब जब हम रेपर्टरी में इसको देखते हैं, बहुत जल्दी हम इसको रेपर्टरी में ढूंढ लेते हैं, कंप्लीट रेपर्टरी हमने यूज किया था इसके लिए। हमको जो रूब्रिक्स मिलते हैं, पहला रूब्रिक मिलता है जनरलिटीज ट्यूमर्स हार्ड, जनरलिटीज ट्यूमर्स हार्ड, ये उनके हस्बैंड ने एग्जामिन किया था, तो ये बात पूरी तरीके से सत्यापित है। दूसरा जो रूब्रिक है वो है बैक ट्यूमर्स पेडंकुलेटेड ब्लूइश एज लार्ज एज अ चेरी। रूब्रिक क्या है? बैक ट्यूमर्स पेडंकुलेटेड ब्लूइश एज लार्ज एज अ चेरी। पेडंकुलेटेड का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया ना कि आम जब अपनी टहनी से लटका हुआ रहता है तो
वो जिस टहनी से वो लटका हुआ रहता है वो पेडंकल है उसका। ऐसे ये जो पॉलिप था या जो ये जो छोटा सा ट्यूमर था, वो भी अपनी एक टिश्यू से लटका हुआ है, जैसे कि आम लटका हुआ रहता है, वो उसका पेडंकल है। तो एक ट्यूमर है जो लार्ज है, चेरी की तरह लार्ज है, और पेडंकलेटेड है, यानी वो लटका हुआ है। तो इन दोनों रूब्रिक को लेकर जब हम रेपर्टरी में डालते हैं तो हमको ये मेडिसिन मिलती हैं, कोनियम एंड थूजा। कोनियम और थूजा दो रूब्रिक्स हमने लिए, बैक ट्यूमर्स पेडंकलेटेड ब्लूइश एज लार्ज एज चेरी एंड जनरलिटीज ट्यूमर्स हार्ट। अब इसमें दो ही मेडिसिन हैं जो कवर कर रहे हैं, कोनियम मैक एंड थूजा। अब जब आप रेपर्टरी जो रेपर्टल एनालिसिस, जब आप मटीरिया मेडिका के कोर्ट में ले जाते हैं, वहां पर जब आप उसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये बात समझ में आ जाती है कि कोनियम मैक एक ऐसी मेडिसिन है जिसके अंदर स्टोनी हार्डनेस होता है। कोनियम और थूजा दोनों ही साइकोटिक माइज्म को बिलोंग करते हैं, दोनों ही स्वेलिंग और ट्यूमर्स इस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते हैं। बट जो स्टोनी हार्डनेस है, ये कोनियम मैक का कैरेक्टरिस्टिक है। इसलिए हमारा जो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन था दैट वाज कोनियम मैक। कोनियम मैक के बाद जो हमको फॉलोअप मिला, फॉलोअप मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग इमेजेस में देख लीजिए। डे 1 पे वो कैसा था, फिर डे 6 पर वो कैसा था, फिर डे 9 पर वो कैसा होगा। 9th डे वो ट्यूमर अपने आप ही सूख कर गिर गया। The cherry-like tumor was itself wiped out without applying any surgical procedure. किसी तरीके का वहां पे काटा पीटा नहीं गया, लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप ही सूख कर गिर गया, और केवल 9 दिनों के मात्र। तो आप उन सब को जवाब दे सकते हैं कि होम्योपैथी स्लो नहीं है, होम्योपैथी इज द फास्टेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये केस मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को अलाउ करता हूँ।